केजरीवाल की बेल को लेकर जो सुनीता केजरीवाल हैं उनकी तरफ से ईडी पर निशाना साधा गया है। बेल का ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं, ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, ऐसी तानाशाही चल रही है। सुनिए जरा। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। मुझे लगता है सर इस पर बात करनी चाहिए हमें। अभी जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है और हाईकोर्ट ईडी पहुंच गई, ये तो प्रोसेस है ना, और प्रोसेस है, उसी का पालन ईडी कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ईडी मोदी जो कटघरे में खड़ा कर रही है, पॉलिटिकल पोस्टरिंग। देखिए, राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक बात ही करेगी, ठीक है, और राजनीतिक नेता राजनीतिक बात ही करेगा, और कानून की अपनी प्रक्रिया होगी, लेकिन उस प्रक्रिया का दोनों पक्ष विपक्ष दोनों राजनीतिक लाभ उठाते हैं, उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणियां करते हैं, अपने हिसाब से अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल किया क्या, उसने ईडी की दलीलों को न केवल मानने से इनकार किया बल्कि सुनने से भी इनकार कर दिया। एक तरह से उसका मानना था कि ये दलीलें आप हर बार दे रहे हैं, कि जाने कब से ही दलीलें दे रहे हैं, हम कई बार आपकी दलीलें सुन चुके हैं, और उसके तमाम आग्रह के बावजूद भी कोई समय नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल को एक नियमित जमानत दी। और जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो अनुच्छेद 15 है वो जमानत को रोकने के लिए ही बनाया गया है। उसके वजह से उसका मतलब ही यह है कि इस मुकदमे के तहत जिसको जेल में डाला जाएगा वो लंबे अरसे तक बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा शुरू किए हुए उसको जेल में रखा जा सकता है। ये एक ऐसा मसला है, अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत ये जारी रहती है, जरा सी बात जारी रहती है, तो जो पीएमएलए एक्ट के तहत दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए भी रास्ता साफ होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। लेकिन जो बात अभी कह रहे थे ना अभी सर कि भाई ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मतलब सुना भी नहीं, कि आप बार बार वही दोहरा रहे हैं, पर वो सुना ही नहीं, इसी को दलील बनाकर तो अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नहीं रोमाना जी, बात भी यही है कि जिस प्रकार की हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो न्यायालयों के स्तर हैं, चाहे वो निम्नतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, ये इसीलिए ही तो बनाए गए हैं जहां वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी पुकार लेकर जा सकते हैं। सही बात। आप याद रखिए कि इसी न्यायिक व्यवस्था ने अंतरिम जमानत भी दी थी केजरीवाल जी को, उसका स्वागत भी किया गया था। अब अगर केजरीवाल जी के खिलाफ अगर ईडी के पास कुछ साक्ष्य हैं या ईडी उसको नए तरीके से उच्च न्यायालय के सामने पक्ष रखना चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, मैं फिर बात कह रहा हूं अगर, तो उसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है। न्याय की कसौटी पर सब कस दिया जाएगा ना। जल्दी से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को हाईकोर्ट में। फिलहाल ये मामला सुनवाई के लिए आ गया है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं, अपडेट लेते हैं। अंकित, किस तरीके से सुनवाई शुरू हुई है हाईकोर्ट में इस मामले पर? अब देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और ईडी की तरफ से जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, उन्हीं सवालों का जवाब ईडी की तरफ से दिया जा रहा है कोर्ट के सामने। कोर्ट में यह कहा जा रहा है ईडी के वकील की तरफ से कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से काफी सारी बातें कही गई थी, लेकिन जब हमने उनका जवाब देने के लिए निचली अदालत से कहा तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, पहले से ही बहुत सारी सुनवाई हो चुकी है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और उन्होंने हमारी बात बिना सुने ही आदेश और फैसला दे दिया। तो इस तरीके की दलीलें दी गई हैं इस वक्त जो है ईडी के वकील के द्वारा, और कहा यही जा रहा है कि न्याय की प्रक्रिया में जब तक जो है आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट नहीं होते हैं तब तक जो है प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और ये जो निचली अदालत का फैसला है ये कानूनन भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईडी है यानी कि जो जांच एजेंसी है उसको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला है, और साफ तौर पर यह कहा गया है इसी आधार पर निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। उसमें जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है वो उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन हुआ ही नहीं। ईडी के पास जो सबूत थे, जो तथ्य थे, उनको अदालत ने देखा ही नहीं और ना ही उनको सुना। जी अच्छा, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज न्याय बिंदु थी उनकी तरफ से तो साफ कर दिया गया था कि वो इस मामले पर फैसला सुनाकर ही खत्म करेंगी इस मामले को। यहां पर क्या लग रहा है, ये मामला लंबा खिंच सकता है क्या?
बिल्कुल लंबा खिंच सकता है। देखिए इस मामले में जिस तरीके से अभी जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान जिस तरीके से दलील देनी शुरू की गई है, जो याचिका दायर की गई है उसमें तमाम तथ्य रखे गए हैं, जो अभी आपने दर्शकों को बताया भी कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ है, किस तरीके से हवाला ऑपरेटर्स का रोल रहा है, किस तरीके से गोवा में जो है जब पैसा पहुंचा है किन किन लोगों को मिला है, उनके बयान, जो सह आरोपी उनके बयान। और ये भी कहा गया है कि इस मामले में के कविता ऐसे जो अन्य आरोपी हैं, जो सह आरोपी अरविंद केजरीवाल के, उनको अब तक जमानत नहीं मिली है इन्हीं तथ्यों के आधार पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दे दी गई। तो ये तमाम तथ्य हैं। तो अब ऐसे में जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है तो अभी ईडी अपनी बात रख रही है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के वकील अपनी बात रखेंगे, उस पर फिर ईडी रिजॉइंडर देगी। तो इसमें लंबा होगा कि नया क्या कहा जाता है ईडी की तरफ से, क्योंकि ये तमाम वो दलीलें हैं जो ईडी की तरफ से लगातार रखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाकर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज थी उनकी तरफ से कहा गया कि आप जो है वही बातें दोहरा रहे हैं। इसी को हालांकि आधार बनाकर ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया कि साहब अरविंद केजरीवाल के वकील ने जो कहा हमें तो उसका जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया। तो आज क्या नया जवाब ईडी की तरफ से हाईकोर्ट के सामने रखा जाता है, इस पर हमारी नजर। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन यहां पर लेते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कुर्बान अली साहब, आपका टेक यहाँ पर, ये तो एक प्रोसेस है ना, जुडिशियल प्रोसेस जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड नजर कर आ रहा है वो तो प्योर पॉलिटिकल नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और जाहिर है वो पॉलिटिकल स्टैंड ही लेगी, लेकिन उसके पॉलिटिकल स्टैंड से देश में एक भ्रम वाली स्थिति बनती है ना, नहीं, कि वो न्याय प्रक्रिया, केंद्रीय एजेंसी सबको कटघरे में खड़ा कर दिए जा रही है। रोमाना, हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि बेल इज नॉट द जेल। अब यहाँ नया कानून ये बन गया है पीएमएलए के तहत कि नहीं साहब जेल ज़रूरी है, आपका अभी अपराध साबित हो या ना हो लेकिन आपको जेल में रखना है, और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो कि कोई भगोड़ा नहीं है, भागने वाला नहीं है। हालांकि हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़पे वो भाग भी गए, उनको रोकने का काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री को जेल में रखना है इसकी हर कोशिश हो रही है। अब ईडी का जो ये स्टैंड है कि साहब हमारी बात को नहीं सुना गया, जाहिर है उन्हें हक है और वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट फैसला सुना देगा, अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है तो जेल में रहेंगे, और अगर ईडी हाईकोर्ट समझेगा कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो सही है तो वो उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो आज उनकी रिहाई होने वाली थी उसमें एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो नजर आ ही रही है। बिल्कुल डिले तो हो गया है। ऐसे में कितनी दमदार आपको ईडी की ये दलील नजर आ रही है कि निचली अदालत ने हमें पूरा नहीं सुना, हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया, काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें नहीं करने दिया। देखिए 2 दिन सुनवाई चली है, दूसरे दिन बहुत देर से लगभग 8 बजे ये फैसला दिया है। सुनवाई तो हुई है, लंबे समय से हुई है। एक बात जो बार बार कही जाती है कि बेल मिली है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में जैसा कि अभय जी ने भी कहा कि यहाँ पे जिम्मेदारी होती है आरोपी की कि वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। आपको ध्यान होगा कि एकदम बिल्कुल नया मामला था, ऐसा कभी हुआ नहीं था भारत के इतिहास में कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को बेल दी गई। आखिर कैसे हो गया वो? उसके पीछे भी यही आर्गुमेंट ईडी ने, केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों स्वीकार कर लिया था? ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आर्गुमेंट यही था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो चूंकि हम बेल दे देंगे, बेल देते ही अब स्पष्ट हो जाता है कि प्राइमा फेसी वो बेगुनाह है। बेल का ये बहुत बड़ा मतलब है, ये चाहे निचली अदालत से मिले या सुप्रीम कोर्ट ने जब दी थी तभी भी एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने माना था, वरना सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम रेगुलर बेल दे देंगे। यानी इस मामले में जांच एजेंसियों के जो सबूत हैं वो बहुत हल्के हैं और वही साबित करता है कि इस वजह से उनको बेल देंगे। देखिए अभी आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक रवैया अख्तियार करके भ्रम की स्थिति फैला रही है। अब देखिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप हैं, मीडिया में बार बार उन आरोपों का जिक्र होता है, पूरा सिलसिलेवार एक एक आरोप एक एक करके सुनाया जाता है। अभी यहीं भी इस कार्यक्रम में भी 3 बार उन आरोपों का जिक्र हो चुका है। ठीक है, क्या उससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती? जैसे कि किसी व्यक्ति को लगातार उसके आरोप सुनाए जा रहे हैं लगातार। अब अरविंद केजरीवाल के वकील जो क्या कह रहे हैं वो तो सुनाई नहीं गए भी एक भी बार, केवल एक ही तरफ की बात सुनाई जा रही है लगातार। तो ये जो समस्या है, ये समस्या ये है कि ये कानूनी नहीं। मेरे ख्याल से अभी जो मुकेश केजरीवाल जी ने बात कही है, मुझे लगता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा 1 मिनट जरा सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब।
दिल्ली के सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं इसको मामले? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। और जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं, जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे हैं। पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम की तरफ से उनका नाम लिया गया, उस पर खुलकर चुनौती देते हुए कि साहब केंद्र से लेकर राज्य तक में आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए, और ये दोहराते हुए कि नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। ये सवाल खड़े कर रहे थे तेजस्वी यादव। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और अभी यहां पर जो चर्चा हो रही थी, मुकेश केजरीवाल जी ने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से बेल मिली अरविंद केजरीवाल को चुनाव में, मुझे लगता है उस पर क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है कि वो बेल जो है वो मेरिट पर नहीं मिली थी। अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने के लिए, और क्योंकि चुनाव जो है वो देश में 5 साल में एक बार होता है, इसको आधार बनाकर अदालत ने वो बेल दी थी। नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और फिलहाल हाईकोर्ट ने जब तक जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर रोक लगा दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केस की जांच अहम पड़ाव पर है। ऐसे वक्त में केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया और जमानत की शर्तें अज्ञात हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि जांच एजेंसी को केजरीवाल की जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। केजरीवाल की रिहाई पर रोक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है।
दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते कल ही अरविंद केजरीवाल को इस मामले में नियमित जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही 2 शर्तें लगाई। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष मजबूत होगा। ये बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए। हम सब बहुत उत्साहित हैं और बार बार हम कहते थे कि सत्य की जीत होगी। आज सत्य की जीत हुई है। इस केस में कोई दम नहीं था, झूठा बेबुनियाद केस, और इसी के कारण आज ये जो फैसला आया है ये न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करेगा। पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूँ। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जब देर शाम जमानत मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया, जिसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को फौरी राहत मिली है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बेल मिलने का मतलब बेगुनाही साबित होना नहीं है। जो गुनाहगार है उसको सजा अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले तो भी मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, अभी तो आज भी कुछ फाइनल नहीं आया है, लेकिन जो भी हो, कोर्ट जेल दे या बेल दे, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। बेल मिलने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता, हालांकि तो लेकिन कोई बात नहीं, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसले का कतई ये मतलब नहीं है कि ये दोष मुक्त हो। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक और साथ ही दिल्ली में जो जल संकट है, इन दोनों मुद्दों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद नजर आ रहा है। तो जमानत का इशू होता है, ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। शराब घोटाला हुआ है, हमारा चुनाव केजरीवाल ने किया है, उनके सारे लोगों ने किया है। उनकी गिरफ्तारी हमने यह कहा था कि उस समय जो चुनाव से जो इमीडिएटली जो पूर्व की जो गिरफ्तारी थी उस पर प्रश्न उठाए थे। हमने ये नहीं बोला था कि गिरफ्तारी गलत हुई है। एजेंसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कब किसे गिरफ्तार। नहीं, ये बात नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था कि चुनाव से एकदम इमीडिएटली जो पूर्व किया था ये गलत था। हमने सिर्फ ये कहा था गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने किया है गलत किया है उसको जेल जाना चाहिए, सबके लिए समान पैमाना होना चाहिए। ये तमाशा जो है हम आज से नहीं देख रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के ऊपर ठीकरा भाजपा आम आदमी के एक दूसरे पर फोड़ने का तमाशा दिल्ली के 3 करोड़ लगभग की आबादी पहली बार गर्मियों में नहीं देखी। बिल्कुल तमाशा ढोंगा। आप सत्ता में, आप मंत्री हैं, आपसे अगर नहीं होता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और घर जाकर बैठ जाइए। हमें सौंपिए, हम बताएंगे कैसे और कहां से कैसे पानी आता है। और देखिए, नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतरी हुई है और नीट परीक्षा रद्द हो, ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। आज देश के सभी ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन उन परीक्षार्थियों के समर्थन में है जो नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। के सपने चकनाचूर हुए हैं। मांग हमारी वही है, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन एक कमेटी बैठे, वो जांच करे। अभी तो सीबीआई के लिए भी तैयार नहीं है, अभी तो सरकार सीबीआई के लिए भी नहीं। देखिए, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह के दूसरे राज्य के प्रभारी बना दिया गया। कौन से राज्य का प्रभारी बनाया गया है? चुनावी एक राज्य का प्रभारी बनाकर शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया और वो कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी का गठन करने वाले हैं। कब करेंगे पता नहीं, हम नोटिफाई करेंगे, वो जांच करेगी। तो ये साफ है, भ्रष्टाचार में, इस षड्यंत्र में, पेपर लीक में जो माफिया शामिल है उसे भाजपा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें बचाने की कोशिश है। ये छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी तो स्वाभाविक है सत्ता में बैठे बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कस सकता है।
नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर एनडीए के भीतर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। एनडीए में शामिल दल जेडीयू, उसके नेता भी मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो। हालांकि एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अभी जांच की बात की जा रही है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब सरकार में शामिल जेडीयू के नेता भी नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी राजवर्धन झा आजाद ने कहा है कि सरकार परीक्षा रद्द करे। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। और भी बच्चे कह रहे हैं, 20,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने शायद कोर्ट में कहा, कोर्ट में ये अर्जी दाखिल किया है और उसमें कहा है कि हम लोग को टाइम नहीं मिला। अगर उनको टाइम नहीं मिला तो एनटीए को चाहिए था कि अच्छी तरह से छानबीन कर लेते कि कितने लोगों को टाइम नहीं मिला और उसके हिसाब से करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई आधार ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि अभी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला होगा। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम दिल्ली पहुंची है। यहां केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात करेगी। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम एडीजी नैयर हसनैन के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गई है। पेपर लीक जांच से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए ईओयू की टीम को दिल्ली तलब किया गया था। पटना से दिल्ली पहुंची बिहार ईओयू की टीम अपने साथ नीट पेपर लीक की जांच से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंची है। दिल्ली में ईओयू की टीम आज केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के साथ ईओयू की टीम बैठक करेगी। बैठक में शिक्षा विभाग और एनटीए के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में ईओयू की टीम नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच की रिपोर्ट केंद्रीय अधिकारियों को देगी। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही टीम ने जले हुए प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, कुछ बुकलेट नंबर, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और कुछ कागजात जब्त किए हैं। ईओयू की टीम ने पेपर लीक में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई परीक्षार्थियों से पूछताछ भी की है। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार में ईओयू की टीम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से भी पूछताछ करेगी जब दिल्ली से वापस पटना लौटकर जाएगी तब। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू जल्द ही तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। आरोप है कि प्रीतम ने पेपर लीक के आरोपी सिकंदर के कहने पर एक आरोपी के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रीतम से पूछताछ की मांग की थी। सिकंदर का लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से बहुत निकटता है। जब जेल में थे उस समय भी ये व्यवस्था बनाता था। वहाँ से फिर जब तेजस्वी यादव नगर विकास मंत्री बने तो नगर विकास में कैसे लाया गया। सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जी का, लालू जी के परिवार से ये सारा मामला पूरी तरह से जांच का है। इसी बीच नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। आरोपियों में एक परीक्षार्थी है और दूसरा परीक्षार्थी आयुष के पिता अखिलेश है। अखिलेश ने सिकंदर के जरिए अमित आनंद और नीतीश से खरीदने की बात कबूली है। अखिलेश मुख्य आरोपी सिकंदर का दोस्त है, जबकि अभिषेक के पिता भी सिकंदर के दोस्त हैं। अखिलेश ने दावा किया कि सिकंदर से 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था। देखिए, बताया जा रहा है कि पटना में नीट पेपर लीक की जो पूरी साजिश है वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद के फ्लैट पर रची गई। फिलहाल इस फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। फ्लैट नंबर 202 के बाहर हम हैं और ये 202 जो फ्लैट है इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई ईओयू और पटना पुलिस ने की, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और जो कबूलनामा निकल कर सामने आया, उस कबूलनामे में अमित आनंद ने कहा कि वो एजी कॉलोनी स्थित कुलदीप विक्रादित्य अपार्टमेंट में रहता है और अब एबीपी की जो टीम है वहाँ पहुँची है और आपको बता रही है कि इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की वो बनाई जा रही थी। यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिले थी। जो पेपर जलाया गया था, क्वेश्चन पेपर मिले थे जो जले हुए थे, वो इसी फ्लैट से बरामद किए हुए गए थे, जिसके बाद
कई जो अहम सुराग थे वो यहाँ से बरामद किए गए और कड़ी दर कड़ी जब आगे बढ़ी ईओयू की टीम तो कई बड़े खुलासे हुए। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है अमित आनंद और अब आगे की कार्रवाई ईओयू कर रही है। और उधर दूसरी तरफ यूजीसी नेट पेपर लीक के मामले में जांच केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के मामले में सीबीआई ने रेगुलर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसी बीच नीट पेपर लीक और एनटीए को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हाई पावर कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनेगी, ये सारा विषय किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी प्रतिबद्धता देश के विद्यार्थियों के साथ है, देश के अभिभावकों के साथ है, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कैसी जानकारी? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों के साथ श्रीनगर में योग किया। दसवें योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम को हॉल में शिफ्ट किया गया। पीएम ने वज्रासन, भलासन, भुजंगासन, शलभासन और उत्तान पादासन जैसी योग की क्रियाएं की। योगाभ्यास के बाद पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की और लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक की। मैं देश के सभी लोगों को दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। 2014 मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने समर्थन किया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 10वें योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कैसे दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया में लोग योग पर बात करते हैं। बीते 10 वर्षों से योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली है। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। योग दिवस के मौके पर देश भर में योग के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं के साथ आम लोगों ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत की। 10वें योग दिवस के मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम हुए। दिग्गज लोगों के साथ आम लोगों ने भी योग दिवस पर हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में योग पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को योग की तरफ प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, उसका प्रभाव आज पूरे देश में भी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इस योग विद्या को, योग की प्रैक्टिस को दुनिया भर में पहुंचाया है। आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के
प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग नगरी ऋषिकेश में भी परमार्थ आश्रम के गंगा घाट पर सैकड़ों की तादाद में जो विदेशी साधक हैं वो योग करते नजर आए। योग दिवस के मौके पर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर सुबह 6 से 8 बजे तक सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। परमार्थ निकेतन में योगाभ्यास करने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी। परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुए योगाभ्यास में साधकों ने अलग अलग आसनों का अभ्यास किया। अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेली। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग बिना किसी भेदभाव के सबको जोड़ता है। कि योग जीवन की एबीसी है और जीवन की एबीसी जो आपको पूर्णता तक पहुंचाती है। मुझे तो लगता है सारी समस्याओं का अगर कोई टोल फ्री नंबर है वो योग है, जो जीवन की दिशा बदलता है, जो जीवन की दशा बदलता है, जो व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है, खुद से जोड़ता है और सबसे जोड़ता है। आज इसी की आवश्यकता है पूरे समाज को। इस वक्त एक बड़ी और एक अच्छी खबर मैं आपको देने जा रही हूं। दरअसल तपती गर्मी से दिल्ली वालों को कुछ राहत जरूर मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने की खबर सामने आई है। तो कई इलाके दिल्ली के ऐसे बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। गुरुग्राम की तरफ भी बादल बरस रहे हैं। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद के इलाके में अभी बारिश का इंतजार है, लेकिन गुरुग्राम की तरफ बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में तेज बारिश और कई जगह हल्की बूंदाबांदी।